तो आज रविवार है और हम एक नए विषय के साथ आप लोगों के बीच में प्रस्तुत है। आज का विषय है विश्व की समस्याएं और समाधान। समस्याएं क्या हैं, क्यों हैं, समाधान क्या है, ये हम आज के विषय में आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। कि हम जो समस्याओं की चर्चा कर रहे हैं, तो समस्याएं तो दुनिया में अनेक प्रकार की हैं। उनमें कुछ समस्याएं होती हैं मौलिक, जो जिसको हम बेस करते हैं, और कुछ समस्याएं होती हैं उन समस्याओं के बाई प्रोडक्ट, जो उसके कारण, जैसे पेट में अगर हमको बीमारी हो गई, तो पेट में अगर बीमारी तो पेट में हुई है, खाना नहीं पचा और लक्षण दिख रहा है, सिर दर्द हो गया उसके कारण गले में दर्द हो गया, हम गले और सिर का इलाज करना शुरू कर देते हैं, पेट का नहीं कर पाते हैं। तो जो मूल समस्या होती है, उस समस्या के कारण जो बाई प्रोडक्ट, जो लक्षण दिखने लग जाते हैं, उनको हम समस्या मान लेते हैं। लेकिन इलाज होना चाहिए। वास्तव में यदि समाधान करना है तो उनकी मूल समस्याओं के बारे में सोचना पड़ेगा। तो हम बाई प्रोडक्ट्स की चर्चा नहीं करेंगे, हम मूल समस्याओं की चर्चा करेंगे कि ये समस्याओं के ऐसे लक्षण क्यों दिख रहे हैं। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि कुछ समस्याएं पारिवारिक होती हैं, कुछ धार्मिक होती हैं, कुछ राजनीतिक होती हैं, कुछ आर्थिक होती हैं, सामाजिक भी होती हैं, राष्ट्रीय भी होती हैं। अनेक समस्याओं के प्रकार हैं। इनमें से हम केवल एक समस्या को लेकर चलेंगे कि विश्व स्तर की समस्याएं वर्तमान में क्या हैं। हम अभी नीचे वाली समस्याओं पर बाद में कभी चर्चा करेंगे। विश्व स्तरीय समस्याएं क्या हैं और वो भी मौलिक समस्याएं क्या हैं। और तीसरी बात यह है कि हम सबसे पहले ये विचार करेंगे कि वर्तमान दुनिया किस दिशा में जा रही है। अगर आप पूरी दुनिया का आकलन करिए तो भौतिक उन्नति बहुत तेज गति से हो रही है। हम आसमान में जा रहे हैं, दुनिया कहाँ तक है, चांद पर जा रहे हैं, चांद पर से फिर सूर्य की ओर जा रहे हैं, वहां से और ऊपर जा रहे हैं। अगर ऊपर देखें तो दुनिया कहाँ तक जा रही है यही पता नहीं है, लगातार ऊपर जा रहे हैं। और अगर नीचे देखें तो हम गॉड पार्टिकल तक चले गए, अणु, परमाणु, फिर कुछ और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन बनाते बनाते गॉड पार्टिकल तक चले गए, और उसके नीचे भी जा सकते हैं। अभी कोई कुछ रोक नहीं है। इसका मतलब ये है कि हम बहुत ऊपर तक खोज कर लिए हैं भौतिक उन्नति में। और नैतिक पतन, सारी दुनिया का नैतिक पतन बढ़ते जा रहा है। भौतिक उन्नति हो रही है, नैतिक पतन हो रहा है। शिक्षा सारी दुनिया में बढ़ रही है, बहुत तेजी से बढ़ रही है, और ज्ञान उतनी ही तेजी से घट रहा है। तो प्रश्न ये खड़ा होता है कि क्या ऐसा क्या हो गया कि शिक्षा बढ़ रही है, भौतिक उन्नति हो रही है, नैतिक पतन हो रहा है, ज्ञान घट रहा है। इसके कारणों पर भी समझना पड़ेगा। तो मुख्य प्रश्न ये है कि हम आगे जा रहे हैं कि पीछे जा रहे हैं। तो एक तरफ विज्ञान कहता है, एक तरफ भौतिक उन्नति, राजनीति के लोग कहते हैं कि हम आगे जा रहे हैं, लेकिन हम लोगों को लगता है कि हम लोग पीछे जा रहे हैं। क्योंकि जो भौतिक उन्नति है वो साधन मात्र है, परिणाम तो हमारा है मानसिक। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जिसको हम आगे जाना कह रहे हैं वो वास्तव में हम पीछे जा रहे हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि जैसे मेरे विचार से हम पीछे जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं। भौतिक उन्नति को रोककर पीछे जाना मतलब अपने को रोकना, ये कोई समाधान नहीं हुआ। हम ऐसा मार्ग खोजेंगे कि भौतिक उन्नति में हम कोई बाधा नहीं पैदा करें। शिक्षा को बिल्कुल नहीं रोकेंगे, विज्ञान को बिल्कुल नहीं रोकें। हम नैतिक पतन की ओर कैसे रोक सके, हम ज्ञान को साथ साथ कैसे बढ़ा सकते हैं, इस बात पर हम लोग विचार करेंगे।
तो अब हम लोग विचार करें कि इसके कारण क्या है। विचार मंथन से निष्कर्ष निकलता था पहले। विचार मंथन जब होता था तो निष्कर्ष निकलता था। एक बात आप लोगों को बता दें कि सारी समस्याओं के समाधान के लिए दुनिया में 4 संस्कृतियां काम कर रही हैं, सब समस्याओं पर। एक हमारी भारतीय संस्कृति है, एक पश्चिम की संस्कृति है, एक इस्लामिक संस्कृति है, एक साम्यवादी संस्कृति है। ये 4 संस्कृतियां काम कर रही हैं और 4 उसके मार्ग खोजे गए हैं। साम, दाम, दंड, भेद, 4 समाधान के मार्ग हैं। साम, दाम, दंड, भेद। हमारी भारतीय संस्कृति ने 4 में से एक को महत्वपूर्ण, सबसे ऊपर माना। हर समस्या के समाधान में 4 का उपयोग होता है, केवल एक का नहीं होता है। परिस्थिति अनुसार 4 का होता है। लेकिन पहला प्रयोग भारत करता है साम। साम माने समझौता, चर्चा, शास्त्रार्थ, विचार मंथन। जब साम फेल होगा तब आगे सोचेंगे। ये भारतीय संस्कृति का है। पश्चिम की संस्कृति दाम, पैसा, सबसे पहला प्रयोग करेंगे पैसे का, उसके बाद बाकी सब सोचेंगे। समझाना बुझाना बाद की बात है, पहले पैसा, पैसे के ऊपर। इस्लामिक संस्कृति जो है वो दाम नहीं, दंड। इस्लामिक संस्कृति का मूल आधार है दंड। सबसे पहले अटैक करेंगे, उसके बाद बाकी सब बात में देखा जाएगा। तो ये इस्लामिक संस्कृति का है। और साम्यवादी संस्कृति का है भेद। वर्ग विद्वेष फैलाओ, वर्ग संघर्ष कराओ। और इस प्रकार से साम्यवादी संस्कृति जो है वो इन 4 पर चलती है। इस तरह हमारी जो भारतीय संस्कृति का था विचार मंथन, वो बंद हो गया। तो दुनिया में क्या हो रहा है? विचार मंथन बंद हो गया और विचार प्रचार शुरू हो गया। संसद जिसको विचार मंथन के लिए बनाया गया, उस संसद में विचार मंथन को छोड़ के बाकी सब होता है। लड़ाई झगड़ा, गाली गलौज सब होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ तो शुद्ध विचार मंथन का केंद्र है। वहां 2 गुट बन करके प्लानिंग, षड्यंत्र होता है केवल। विचार मंथन बंद हो गया। परिणाम क्या हुआ विचार मंथन बंद होने का? वो आप लोग समझ सकते हैं कि विचार मंथन की जगह विचार प्रचार शुरू हो गया और सारा दुनिया का असत्य विचार प्रचार के द्वारा सत्य के समान स्थापित हो जा रहा है। भारत में आप जिसको सत्य समझ रहे हैं, किताबों में पढ़ रहे हैं, धर्मगुरु कह रहे हैं, नेता कह रहे हैं, वो सारा प्रचार माध्यमों द्वारा स्थापित हो जा रहा है और असत्य है। और ये एक दो नहीं, कितनी बातें ऐसी हैं जिनको आप अगर समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये असत्य क्या आ गया। लेकिन क्यों आया? क्योंकि विचार मंथन तो बंद हो गया और विचार प्रचार पावर में आ गया। तो विचार प्रचार बहुत ज्यादा बढ़ गया और मंथन बंद हो गया। अब प्रश्न है इसका समाधान क्या है? इसका समाधान ये है कि विपरीत विचारों के लोग, जैसे बाबा रामदेव जी ने कहा है कि अगर स्वस्थ रहना है तो योग करो, स्वस्थ रहना है तो 3 का संतुलन होना चाहिए, वात पित्त कफ, तीनों का संतुलन होगा तो स्वस्थ रहोगे। रामदेव जी के साथ मैं ये कह रहा हूं कि भाई रामदेव जी ने जो कहा वो तो ठीक है शारीरिक स्वास्थ्य के लिए, मानसिक स्वास्थ्य आप कैसे रहेगा? मानसिक स्वास्थ्य के लिए 3 का संतुलन होना चाहिए, भावना, बुद्धि और स्वाभिमान। इन तीनों का संतुलन होना चाहिए व्यक्ति के अंदर। अब ये तीनों है नहीं है, या तो भावना बढ़ गई है। अभी पूरे भारत में कम से कम भारत का अगर देखें तो या तो कोई व्यक्ति भावना प्रधान मिलेगा और या बुद्धि प्रधान मिलेगा। ये दोनों के अंदर अगर किसी को स्वाभिमान कहेंगे तो वो निकलेगा अभिमान, स्वाभिमान नहीं निकलेगा। या तो निरभिमान निकलेगा या अभिमान निकलेगा।
इन तीनों का संतुलन होना चाहिए। तो इसकी शुरुआत हम कर सकते हैं। इसकी शुरुआत के लिए लास्ट में हम आपको दो बातें बता दें। समाज को सीधा संदेश जाना चाहिए कि हम किसी की बात को आंख बंद करके स्वीकार नहीं करेंगे, किसी को गुरु नहीं मानेंगे। सुनो सबकी, करो मन की, अपना निर्णय हम स्वयं करेंगे वर्तमान समय में। एक बात तो ये हो गई। और दूसरी बात हमको समझाना पड़ेगा लोगों को कि शराफत छोड़ो, समझदारी से काम लो, संतुलन होना चाहिए अपने बीच में। ये दो सूत्र हम याद रखें हमेशा कि सुनो सबकी, करो मन की, और शराफत छोड़ो, समझदारी से काम लो। चलिए ये दो सूत्रों पर हम लोग कभी और चर्चा करेंगे। तो एक समस्या तो ये आई कि विचार मंथन बंद हो गया दुनिया में और विचार प्रचार बहुत ज्यादा महत्व आ गया। दूसरी समस्या है समाज में वर्तमान पूरी दुनिया में कि संचालक और संचालित के बीच दूरी बढ़ती जा रही है। संचालक हम लोग कहते हैं शासक, परिवार का मुखिया, परिवार का मुखिया होना चाहिए संचालक, लेकिन बन गया मालिक। जो अपने यहां प्रशासक है, शासन, शासन को होना चाहिए मैनेजर, बन गया वो मालिक। तो अब शासन मालिक बन गया, परिवार का मुखिया मालिक बन गया, तो कितना अंतर हो गया। अरे हम लोग हो गए शासित, गुलाम। आज आप भारत में समझेंगे एक भी अधिकार आपको ऐसा नहीं है जो सरकार के द्वारा दिया हुआ ना हो, सरकार वापस न ले सके। एक भी अधिकार आपके पास ऐसा नहीं है। तो संचालक और संचालित के बीच दूरी इतनी बढ़ गई कि हम लोग हो गए एक तरह के गुलाम और वो बन गए मालिक। इसका समाधान क्या है? इसका समाधान है कि लोकतंत्र को लोक स्वराज्य प्रणाली की ओर ले जाया जाए। जैसा जयप्रकाश जी ने कहा, गांधी जी ने कहा, या मैं भी सोचता हूं कि जो वर्तमान भारत का जो विकृत लोकतंत्र है, दुनिया का लोकतंत्र विकृत है, इसको लोक स्वराज्य प्रणाली मतलब पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, सहभागी लोकतंत्र, उस दिशा में अगर हम चले जाएंगे, बहुत समस्याएं ये जो जिनको हम मालिक समझ रहे हैं ये मैनेजर बन जाएंगे उस प्रणाली में। ये एक दूसरा है। तीसरा एक कारण ये है कि हम लोगों ने दो काम जिम्मा दिए हैं। देखिए समाज शास्त्र क्या है, हम समाज शास्त्र की पूरी सारी चर्चा समाज शास्त्र की है। समाज शास्त्र क्या है? परिभाषा याद रखिएगा, व्यक्ति की स्वतंत्रता और सहजीवन की ट्रेनिंग, ये दोनों का संतुलन समाजशास्त्र है। तो अब कार्य क्या है, बटा हुआ कैसे काम है? व्यक्ति की स्वतंत्रता, इसकी सुरक्षा का काम हम लोगों ने दिया है सरकार को। सरकार का काम क्या क्या है? सुरक्षा और न्याय, बस, दूसरा कोई काम नहीं है सरकार का। सुरक्षा और न्याय, व्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा सरकार का काम है, और सहजीवन की ट्रेनिंग समाज का काम है। सरकार की इसमें कोई भूमिका नहीं है। सहजीवन की ट्रेनिंग समाज देगा। समाज माने परिवार, गांव, इससे ऊपर जाते जाते विश्व। समाज जो है वो नीचे से ऊपर जाता है, राज्य ऊपर से नीचे आता है। तो राज्य का काम है सुरक्षा देना और समाज का काम है सहजीवन की ट्रेनिंग देना। राज्य जो है दुनिया में वो सुरक्षा और न्याय छोड़ के बाकी सब दे रहा है। बेरोजगारी दूर कर रहा है, तो महंगाई खत्म कर रहा है, शिक्षा दे रहा है, स्वास्थ्य दे रहा है, सब सारा प्रवचन दे रहा है। तो सारा प्रवचन प्रधानमंत्री लोग दे रहे हैं, जो उनका काम नहीं है। ये प्रवचन देना जो काम है ये समाज के लोगों का काम है। लेकिन राज्य प्रवचन दे रहा है, सुरक्षा और न्याय कौन देगा?
तो सुरक्षा न्याय कहते हैं कि आप लोग अपनी व्यवस्था करो, बंदूक का लाइसेंस ले लो, अपनी सुरक्षा तुम करो। तो सुरक्षा हम अपनी सुरक्षा हम करें, अब तुम प्रवचन दो। तो राज्य जो है ये दायित्व भूल गया। और ये सारी दुनिया, मैं भारत की बात ही नहीं कर रहा हूं, सारी दुनिया में असत्य को सत्य के समान स्थापित कर दिया और ये कह दिया गया कि राज्य का काम जन कल्याण है। अरे भाई, ये जन कल्याण राज्य का काम कहां से हो गया? जन कल्याण तो समाज का काम है, राज्य का काम है नहीं। लेकिन राज्य ने उसको अपने ऊपर ले लिया। एक बात आप सोचिए, आपका वजन अगर 40 किलो उठाने तक सीमित है, 100 किलो आप सिर पर रख लें और वजन बढ़ाते जाए सिर के ऊपर, अपने सिर पर, और फिर ठूस गए, गिर गए, क्या करें हम? 100 किलो हम कैसे ढोए? अरे वो खाना तुमने उठाया काहे के लिए? तुम्हारे पास तो 100 किलो तो पहले से था, क्यों उठा रहा है? छोड़ दे, दे पूरा परिवार को, गांव को, सब बांट दे। लो, तू अपना झोला तुम ले चलो, अपना झोला तुम ले चलो, मैं तो 40 किलो ले जाऊंगा बस। सारा वजन राज्य उठाते जा रहा है और कर कुछ नहीं पा रहा है। तो ये दिक्कत आ गई है और ये सारी दुनिया के सामने दिक्कत आ गई है, क्योंकि असत्य सत्य के समान स्थापित हो गया है। और इसलिए इसका समाधान ये है कि राज्य को सुरक्षा और न्याय से सीमित कर दिया जाए। परिवार सशक्तिकरण हम शुरुआत करें। अगर परिवार व्यवस्था मजबूत हो जाएगी तो राज्य व्यवस्था का बोझ अपने आप कम हो जाएगा, राज्य का दखल भी कम हो जाएगा। ये एक तीसरी बात हो गई है। चौथी बात ये है हम लोगों के सामने कि समाज की जगह वर्ग विद्वेष, वर्ग बन रहे हैं। समाज की एकता, समाज का काम, समाज की क्या है सुरक्षा के लिए? तो समाज में वर्ग केवल 2 ही होते हैं, 2 ही, एक शरीफ, एक बदमाश। पुराने जमाने में इसको क्या कहते थे हम लोग? देवासुर संग्राम होता था पुराने जमाने में। ब्राह्मण क्षत्रिय की लड़ाई नहीं होती थी, महिला और पुरुष की लड़ाई नहीं होती थी, देवासुर संग्राम होता था। अब क्या हुआ कि समाज के अंदर वर्ग विद्वेष बढ़ाया जा रहा है। जाति, धर्म, हिंदू मुसलमान को लड़ा के रख देंगे एकदम से भिड़ा भिड़ू करके, क्योंकि वर्ग विद्वेष के नाम पर महिला और पुरुष, परिवार व्यवस्था को तोड़ दो। ये जब तक परिवार व्यवस्था जिंदा रहेगी तब तक राज्य के सामने संकट पैदा होगा। समाज व्यवस्था को खंड खंड कर दो, गरीब और अमीर में बांट दो। दुनिया जानती है कि ना सारे गरीब अच्छे होते हैं, ना सारे अमीर बुरे होते हैं, दुनिया जानती है। लेकिन सब लग भिड़ करके पश्चिम के प्रभाव में आकर के गरीब और अमीर में बांट दो, हिंदू मुसलमान में बांट दो, सबको माने बांट बूट करके, जाति धर्म के नाम पर बांट करके, महिला पुरुष के नाम पर बांट दो, युवा वृद्ध में बांट दो समाज। ये वर्ग विद्वेष बढ़ाया जा रहा है। इसका समाधान क्या है? सीधा सीधा संगठनों पर रोक लगा दीजिए एकदम। किसी को कोई संगठन बनाने की आवश्यकता नहीं। संगठन बनेगा तो एक शरीफ और बदमाश, जो कानून का पालन करने वाले हैं वो अलग, और जो नहीं करने वाले हैं वो अलग। दो विभाजन होना चाहिए। तीसरा कोई विभाजन की जरूरत नहीं है। कोई आकर के घर घर में कहे महिला अत्याचार, तो गेट पर निकल बाहर, यहां से महिला अत्याचार, तुम्हारे घर में अत्याचार होता होगा, तू हमारे घर की चिंता मत करो, गेट से बाहर कर दीजिए। कहीं कोई ये महिला अत्याचार, इस पर अलग से कभी और चर्चा होगी, अलग अलग ये तो विषय अलग अलग आएंगे ही, तो हम लोग आपके सामने इन विषयों को रख देंगे। एक बहुत ही समस्या है बड़ी, वो है मानव स्वभाव ताप वृद्धि। तो अभी हम समाधान क्या कर रहे हैं? पर्यावरणीय ताप वृद्धि। पर्यावरण में तो हम ये पर्यावरणीय ताप वृद्धि सुनते तो हमको 100 साल हो गया, और होगा। पर्यावरणीय ताप वृद्धि भी एक समस्या है,
लेकिन वो समस्या तो आएगी हम लोगों के मरने के बाद। ये मानव स्वभाव ताप वृद्धि, ये तो वर्तमान समय में बड़ी समस्या है। ये मानव स्वभाव ताप वृद्धि को कहीं अभी दोहा बैठक हुई तो पर्यावरण पर चिंता, अभी दुनिया के सारे नेता बैठने वाले हैं तो खाली पर्यावरण की चिंता कर रहे हैं। इस बात की चिंता नहीं कर रहे हैं कि मनुष्य के स्वभाव में आक्रोश क्यों बढ़ रहा है। फर्स्ट अटैक इज वेल डिफेंस, इसको थ्योरी क्यों माना जा रहा है? ये तो होना ही नहीं चाहिए कि फर्स्ट अटैक क्या, किसी को अटैक करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? उसको क्यों नहीं आप सुरक्षा और न्याय दे रहे हैं? तो सुरक्षा और न्याय नहीं देंगे, लोगों के अंदर आक्रोश बढ़ा रहे हैं। ये मानव स्वभाव ताप वृद्धि को बड़ी समस्या के रूप में दुनिया में समझा जाना चाहिए और इसका समाधान खोजने की जरूरत है कि मनुष्य कैसे हो। और इसका समाधान क्या है? सबसे अच्छा समाधान यही है कि राज्य अपने को सुरक्षा और न्याय तक सीमित कर ले, व्यक्ति को आक्रोश की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि राज्य का काम है कि जो उच्च श्रृंखल है उसको दंड दे और जो कानून का पालन करने वाला है वो सुरक्षित महसूस करे। तो अभी क्या है वर्तमान स्थिति कि जो कानून तोड़ने वाला है वो अपने को सुरक्षित महसूस कर रहा है और जो कानून का पालन करने वाला है वो सिपाही भी देख रहा है तो कांप रहा है, पता नहीं सिपाही क्या पूछ देगा, क्या कह देगा। इतना कानून बना दिया गया है, हटा लो सब बिना मतलब के सब कानून। तो इसलिए लोगों को आप सुरक्षा और न्याय अगर आप दे देंगे, गारंटी दे देंगे सुरक्षा और न्याय की, तो आपकी इस समस्या का मानव स्वभाव ताप वृद्धि और जो कानून तोड़ते हैं उनको कठोर दंड दीजिए, साधारण दंड नहीं कि माने वो भी एक अलग विषय है, तो हम लोग फिर अलग से चर्चा करेंगे। लेकिन एक और कारण है बहुत बड़ा, और वो है कि सारी दुनिया में स्वार्थ बढ़ रहा है, व्यक्तिगत स्वार्थ। अगर आप आकलन करेंगे तो 50 साल पहले, 70 साल पहले या 5 वर्ष पहले, अगर कभी भी आकलन करेंगे तो आप उस आकलन में पाएंगे कि स्वार्थ भाव बढ़ रहा है लोगों में। ये तो बहुत बड़ी समस्या है। अगर स्वार्थ भाव बढ़ेगा तो परिवार भी टूटेंगे, गांव भी टूटेंगे, देश भी टूटेंगे और सारे विश्व की सामाजिक एकता टूटेगी स्वार्थ के कारण, क्योंकि विश्वसनीयता ही समाप्त हो जाएगी, संदेह बना रहेगा, पता नहीं ये धोखा दे रहा है कि ठीक सच बोल रहा है, क्या स्थिति है। ये स्वार्थ जो एक बढ़ रहा है सारी दुनिया में, इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि हम लोगों ने व्यक्तिगत संपत्ति को अधिकार मान लिया। व्यक्तिगत संपत्ति को व्यक्तिगत अधिकार जो मानने का अधिकार है, दुनिया में 3 तरह के संपत्ति अधिकार हैं अभी। एक है पश्चिम का संपत्ति का अधिकार है, उसमें व्यक्तिगत संपत्ति को अधिकार माना गया है। एक साम्यवादियों का एक प्रयोग था जिसमें व्यक्तिगत संपत्ति को समाप्त कर दिया गया था, जो कुछ है वो राज्य का है, बाकी किसी का नहीं, सब व्यक्तिगत कुछ नहीं है, वो फेल हो गया। एक गांधी जी ने बताया ट्रस्टीशिप का सिद्धांत, समझ में नहीं आया आज तक कि वो ट्रस्टीशिप का सिद्धांत क्या है, लागू ही नहीं हो पाया। एक चौथा सिद्धांत हम लोग दे रहे हैं और वो ये है कि व्यक्तिगत संपत्ति का सिद्धांत खत्म कर दिया जाए। सिद्धांत हो सामूहिक संपत्ति का, लेकिन सबसे पहली इकाई है परिवार, तो संपत्ति परिवार की होगी और परिवार की संपत्ति में व्यक्ति का जो है वो सामूहिक होगी। मतलब व्यक्ति की जो व्यक्तिगत संपत्ति है वो समाप्त, उसका अधिकार नहीं होगा। समाप्त और संयुक्त इन दोनों में अंतर है, तो उसका अधिकार ज्वाइंट होगा। ये भी एक
बहुत लंबा है विषय, कोई प्रश्न होगा तो और हम समझा देंगे। व्यक्तिगत संपत्ति का अधिकार समाप्त कर दीजिए, कोई जरूरत नहीं है। सामूहिक संपत्ति का अधिकार समाप्त कर दीजिए कि सारी दुनिया की संपत्ति एक होगी, वो प्रैक्टिकल नहीं है। गांधी जी का ट्रस्टीशिप समझते हम भी नहीं समझते। तो संपत्ति का अधिकार अगर आपने परिवार में कर दिया तो स्वार्थ भाव, व्यक्तिगत स्वार्थ परिवार तक आ जाएगा, ऊपर चला जाएगा आपका, अर्थात स्वार्थ भाव काफी कम हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। हम ये अभी नहीं कह रहे हैं, लेकिन कम तो जरूर हो जाएगा। इस तरह हम आपको 8-9 विषय बताए हैं। अगर इस दिशा में आप सोचना शुरू कर देंगे, अर्थात विचार मंथन को महत्व देना शुरू कर देंगे, विचार प्रचार से प्रभावित नहीं होंगे, धर्म और राजनीति का व्यवसायीकरण बंद हो जाना चाहिए। उसी तरह से ये जो राज्य है ये अपने दायित्व समझे, जन कल्याणकारी कार्यों को राज्य पूरी तरह रोक दे। इसी प्रकार से जो श्रद्धा के केंद्र हैं, सन्यासी या और जो श्रद्धा केंद्र हैं, उस श्रद्धा केंद्रों की पहचान के लिए कोई परीक्षा प्रणाली होनी चाहिए समाज में। ये सरकार का काम नहीं है, ये समाज का काम है कि एक पुराने जमाने में होती थी परीक्षाएं, वो सब कोई बात होगी तो बताएंगे, पूरी परीक्षाएं होती थी, तब कोई आदमी वो बन पाता था कि गेरुआ वस्त्र ऐसे नहीं पहन लेते थे कि जो आया मन में रात को सिला लिए सवेरे पहन लिए निकल गया अपना बन करके। वो इस तरह का नहीं था, ये सब परीक्षाएं पहले होती थी, तो वो अब खत्म हो गई। ये है इसी तरह से मानव स्वभाव ताप वृद्धि, इसका समाधान होना चाहिए। इसी प्रकार से जो वर्ण व्यवस्था है, मार्गदर्शक, रक्षक, पालक और सेवक, इन चारों को अपने तरीके से जिंदा करने की जरूरत है समाज में। बहुत समस्याएं हल हो जाएंगे अगर ये चारों को हम लोग जिंदा कर लेंगे। तो ये मार्गदर्शक, रक्षक, पालक, सेवक, इन शब्दों को आगे लाया जाए। समाज और राज्य के बीच में समाज ऊपर होता है, ये ध्यान रखिएगा कि समाज मालिक होता है और राज्य मैनेजर होता है। और वर्तमान में क्या हो गया है, राज्य हो गया मालिक और समाज हो गया गुलाम। मैनेजर भी नहीं, गुलाम एकदम से। समाज की परिभाषा बदल दी गई सारी दुनिया में, समाज की कोई परिभाषा ही नहीं है। और एक बात लास्ट में आपको ये बता दें कि एकमात्र सारी दुनिया में भारतीय संस्कृति ही ऐसी है जो पुराने जमाने से विचारों को सबसे ऊपर मानकर चली है। और भारत जब गुलाम हो गया तो भारत नकल करने लग गया। हम संविधान जो बनाए हैं वो भी नकल करके बनाए हैं, अपना तो कुछ ही नहीं है, उसमें कोई चिंतन नहीं है। तो भारत से ही इसकी शुरुआत होनी चाहिए कि हम दुनिया को अब विचार मंथन के द्वारा निष्कर्ष निकालें और दुनिया को जो अभी तक हम आयात कर रहे हैं विचारों का, वो हम निर्यात करें। इसकी शुरुआत भारत से होनी चाहिए। और इसलिए सारी दुनिया की जो समस्याएं हैं, इन समस्याओं के समाधान के सोचने की शुरुआत करने की तो अभी हम इस स्थिति में नहीं है कि हम तुरंत, अभी तो हम सोच ही रहे हैं तो अभी करेंगे, कहा कोई करे तो करे, लेकिन सोचने की शुरुआत भारत से होनी चाहिए। ये मेरा आप लोगों को एक संदेश है। और अंत में मैं फिर ये कहूँगा कि 2 बात आप ध्यान रखिए, सुनिए सबकी, करिए मन की। एक, और दूसरी बात कि शराफत छोड़ दीजिए, समझदारी से काम लीजिए। अब आप इस पर जो प्रश्न करना चाहेंगे आप और प्रश्न करिएगा तो हम लोग इसको थोड़ा सा और क्लियर कर देंगे। बताइए भाई प्रश्न।
तो जो समाज और राज्य को आप परिभाषित करते हैं अलग अलग, तो समाज की जो शुरुआत होती है वो व्यक्ति से चालू होता है, तो वो बढ़ते बढ़ते राज्य भी एक ऐसा पड़ाव आता है कि राज्य भी उसमें शामिल होता है। हम समाज और राज्य को अलग अलग कैसे कर सकते हैं? समाज और राज्य, समाज की दो परिभाषाएं हैं। एक परिभाषा समाज की है सर्व व्यक्ति समूह, उसमें केवल किसी राष्ट्र के लोग ही नहीं, सारी दुनिया के सारे व्यक्ति शामिल हो जाते हैं, सारे। एक परिभाषा। एक परिभाषा है स्वयं विकसित दीर्घकालिक नियम पालन से प्रतिबद्ध व्यक्तियों का समूह। मतलब समाज के बनाए गए नियमों का जो पालन करे वो सामाजिक, और जो उन नियमों के विरुद्ध का आचरण करे वो समाज विरोधी। यह भी एक परिभाषा है कि समाज विरोधी समाज का अंग नहीं हो सकता है, ये भी एक परिभाषा है। लेकिन समाज में सर्व व्यक्ति समूह होते हैं, तो राज्य जो है वो समाज का मैनेजर है। राज्य हमारा मार्गदर्शक नहीं है। राज्य का काम कितना है? सुरक्षा और न्याय। तो राज्य का काम जब सुरक्षा और न्याय तक सीमित है तो राज्य को हमारा मैनेजर होना चाहिए। परिवार का जो मुखिया होता है वो परिवार का मुखिया, परिवार का मैनेजर होता है। अब परिवार के मुखिया की हम एक लाइन में आपको बता दें कि परिवार में, हमारे परिवार में 14 लोग हैं। हर 14 आदमी में परिवार का मुखिया ऊपर होगा, उसको हर आदमी को उसकी बात माननी पड़ेगी। हर व्यक्ति को, चाहे वो कोई भी मुखिया अगर है तो मुखिया की बात उसको माननी पड़ेगी, आंख बंद करके माने। लेकिन ये 14 लोग जब बैठे जाएंगे तो परिवार के मुखिया को बात माननी पड़ेगी 14 लोगों की। ये वर्तमान में नहीं हो पा रहा है। ये 14 लोगों से भी परिवार का मुखिया अपने को ऊपर मान रहा है, ये तो गड़बड़ है। तो यही राज्य की स्थिति है इस समय कि राज्य में जो ऊपर आ जा रहा है वो अपने को शासक मानता है, मैनेजर नहीं मानता है, प्रबंधक नहीं मानता है। इस भावना को बदलने की जरूरत है। और प्रश्न? स्वार्थ को अगर कम हो जाएगा, अगर स्वार्थ, तो भौतिक उन्नति भी उससे पिछड़ जाएगी। नहीं, ये बात सही है कि प्रतिस्पर्धा जो होती है व्यक्ति की, वो प्रतिस्पर्धा प्रगति में सहायक होती है, कंपटीशन। तो स्वार्थ जो है वो कंपटीशन को बढ़ाता है, तो इसका मतलब ये है कि वो प्रगति में सहायक है स्वार्थ। लेकिन अब प्रश्न ये है कि स्वार्थ जो है उसकी कोई सीमा तो होनी चाहिए अपने अंदर, कि व्यक्तिगत स्वार्थ की पारिवारिक एकता को समाप्त कर देगा। फिर देखिए, एक बात समझ लीजिएगा कि व्यक्ति कभी अकेला नहीं रह सकता है, किसी भी परिस्थिति में नहीं रह सकता है। उसको किसी न किसी के साथ जुड़ना ही होगा। तो जब जुड़ेगा तो स्वार्थ सामूहिक हो गया, व्यक्तिगत स्वार्थ कैसे रहा? अगर हम लोग 2 आदमी मिलकर के एक यूनिट बनाए हैं तो दोनों का लाभ हानि तो बराबर हो गया ना। तो जब लाभ हानि बराबर हो गया तो हमारा व्यक्तिगत स्वार्थ वहां कैसे रहेगा? ज्वाइंट हो जाएगा सारा स्वार्थ। वर्तमान में क्या हुआ है कि व्यक्तिगत संपत्ति का अधिकार दे दिया गया परिवार में रहते हुए भी। अब परिवार में एक आदमी है, परिवार का सदस्य है, और व्यक्तिगत संपत्ति रख सकता है। एकदम से बिल्कुल ही मतलब अतार्किक, एकदम कोई तर्क नहीं है इसके अंदर व्यक्तिगत संपत्ति का अधिकार, क्योंकि परिवार जो है वो ज्वाइंट है एकदम से। एक मंत्रिमंडल है, मंत्रिमंडल में सामूहिक उत्तरदायित्व है, व्यक्तिगत उत्तरदायित्व नहीं है मंत्रिमंडल में। तो परिवार में व्यक्तिगत कहां से आ जाएगा? अगर हम संपत्ति को परिवार में अगर अटैच कर देंगे तो ये तो एक छोटे रूप में साम्यवाद हो गया। हाँ,
साम्यवाद एक तरह, साम्यवाद में क्या था, व्यक्तिगत संपत्ति समाप्त। हम व्यक्तिगत संपत्ति को समाप्त नहीं कर रहे हैं, हम संयुक्त कर रहे हैं उसको। परिवार में अगर कोई आदमी है, उसमें भी तो संयुक्त होता है। नहीं, व्यक्तिगत संपत्ति वहां समाप्त हो जाती है। व्यक्तिगत संपत्ति सारी राज्य की हो जाती है, राज्य दे या न दे। अगर कोई साम्यवादी देश से कोई निकलना चाहता है तो उसको ये थोड़े अधिकार है कि तुम अपना हिस्सा लेके जा सकते हो। लेकिन परिवार में, परिवार का जो सदस्य है वो अगर परिवार छोड़ेगा तो अपना हिस्सा लेके जाएगा, क्योंकि उसकी व्यक्तिगत संपत्ति है वहां। तो जब वो परिवार से निकलेगा तब तो वो असामाजिक हो गया? नहीं, क्यों, तो वो समाज का अंग ही नहीं रहा। नहीं, पहले वो तब तक असामाजिक है जब तक वो किसी दूसरे परिवार में नहीं जुड़ा। अच्छा, वो तो जाकर के अकेला कोई रह ही नहीं सकता है। अब ये प्रश्न समझ लेना, क्योंकि आमतौर पर लोग कहते हैं कि हम अकेले रहेंगे। अरे भाई, अगर आप अकेले रहेंगे, आपका कोई समाज से मतलब नहीं है, तो मुख्य प्रश्न उठेगा कि आपकी सुरक्षा की गारंटी कौन देगा? कहेंगे वो तो आप दीजिए, हम तुम्हारे सुरक्षा की गारंटी दें और तुम हमारी गारंटी ना दो। तो जब सुरक्षा की गारंटी में सब लोग शामिल होंगे तो हम तुम्हारी भी गारंटी देंगे, और नहीं तो हम तुम्हारी गारंटी देंगे, तुम्हारा कोई मतलब नहीं है। तो सामाजिक व्यवस्था में प्रत्येक व्यक्ति को शामिल होना चाहिए, और अगर वो समाज की व्यवस्था से कहता है कि हमारा कोई मतलब नहीं है, तो तुमको मार के कोई ले जाएगा, 1 मिनट भी तुम नहीं रह पाओगे। इसलिए हम अकेले रहेंगे, या सिद्धांत लोग नहीं कुछ कहते हैं, वो अलग बात है, लेकिन नियमानुसार ये मान्य नहीं हो सकता है कि मैं अकेला रहूंगा, रह ही नहीं सकता। उसको तो किसी न किसी के साथ जुड़ना ही चाहिए। परिवार में मिनिमम 2 जन होने जरूरी है, कम से कम। 2 से अधिक हो तो चाहे जो हो, लेकिन 2 रहेंगे तभी समाज बना। तो 2 व्यक्तियों की, अब मान लीजिए 2 में पति पत्नी नहीं है, 2 साधु मिलकर परिवार बना ले। परिवार की परिभाषा क्या है? संयुक्त संपत्ति और संयुक्त उत्तरदायित्व। अगर परिवार का एक सदस्य अगर चोरी करेगा तो जिम्मेदार दोनों माने जाएंगे उसके, एक नहीं। परिवार अगर कमाएगा, एक आदमी कमा लिया तो दोनों का बराबर होगा। पार्टनरशिप नहीं हुआ, एक तरह से ज्वाइंट हो गया पूरा। मतलब अब जरा आप सोचिए, एक कल्पना करिए परिवार में कि मैं अपनी एक जमीन खरीद लिया, और मैं जब वृद्ध हो गया और मेरे लड़के उसमें कमा उमा करके मकान बना लिए, और मैं हो गया बूढ़ा, अब वो मकान भी मेरा ही हो जाएगा क्या? मैं तो बचपन में जमीन खरीदा था, लड़के उस समय थे ही नहीं, जमीन मेरे नाम से है, बच्चों का कुछ नहीं होगा उसमें। ये कैसा सिद्धांत है? और आज तक इस सिद्धांत को हम ढो रहे हैं कि वो सारी प्रॉपर्टी मेरी हो गई, मैं जब चाहूं तब बच्चों को निकाल दूं। एक बात और सोचिए कि मेरे परिवार में 3 लड़के हैं, 2 लड़के ऐसे हैं जिनके कुल मिलाकर के 14 लोग हो गए, और एक लड़का अनमैरिड है, उसकी शादी ही नहीं हुई, उसके बच्चे ही नहीं हुए। बंटवारा होगा तो 3 हिस्सा होगा क्या? कितना मूर्खतापूर्ण सिद्धांत है जिसको आज तक हम लोग ढो रहे हैं, आज तक ढो रहे हैं, सारी दुनिया ढो रही है इसको इस तरह से। एकदम आप बताइए कि ये कैसे न्याय संगत है कि सब उसको बराबर हिस्सा मिल जाएगा? एकदम गलत है। इसलिए अब बताइए, अब जैसे हम हैं, हम जब चाहे अपनी प्रॉपर्टी किसी को भी लिख दे, ये कौन सा सिद्धांत है? इसलिए परिवार की जो भी है वो परिवार की होनी चाहिए। व्यक्तिगत संपत्ति का सिद्धांत पूरी तरह गलत है, और इसको धूर्त लोग ज्यादा प्रोत्साहित करते हैं।
ये आप समझ करके रहिए। इसलिए पूरा सिद्धांत गलत है ये व्यक्तिगत संपत्ति का। और कोई प्रश्न बताइए। यदि कोई आज परिवार में है तो कल के दिन वो अलग होकर दूसरे परिवार में शामिल हो जाएगा। हाँ, अपनी संपत्ति लेके। हाँ, तो अपनी संपत्ति लेके दूसरे परिवार में शामिल हो जाएगी। वो कर सकता है सब। हाँ, जैसे मान लीजिए लड़की है, प्रश्न ये कभी कभी दिमाग में कुछ लोगों के आता है कि भाई लड़की का क्या होगा। लड़की अपना हिस्सा लेके जाएगी, उस परिवार में शामिल कर देगी। बहू आएगी, इसमें शामिल कर लेगी। बहू आएगी, इसका उसका हिस्सा हो गया इस परिवार में। क्या दिक्कत है इसमें? सारा लड़ाने भिड़ाने के लिए सब बनाया गया है, जो कानून बनाया गया है कि लड़कियों का वहां हिस्सा, लड़कियों का वहां हिस्सा, ये सब ये अम्बेडकर जो धूर्त लोग हैं ना, इन लोगों ने सब किया। ये भीमराव अम्बेडकर का किया हुआ है, सारा झगड़ा पैदा किया हुआ है उनका। तोड़ दो पूरे परिवारों को, महिला और पुरुष। इसमें क्या दिक्कत है भाई? सबका हिस्सा बराबर, महिला का भी हिस्सा परिवार में बराबर होगा। महिलाओं को क्यों चाहिए अलग से हिस्सा? क्यों, क्या जरूरत है? बराबर हिस्सा मिलेगा तुमको, ऐसे हिस्सा वैसे हिस्सा। खैर, तो लड़की यहाँ से भी हिस्सा लेके जाएगी और जहाँ शादी होगी वहां का भी हिस्सा मिलेगा, तो 2 बार मिलेगा। हाँ, तो अभी तो वर्तमान में ऐसे ही है ना। नहीं, वर्तमान का हिस्सा वहां लेके जाएगी तो यहाँ पर उसका हिस्सा का राइट हाँ, खत्म हो जाएगा। यहाँ से हिस्सा लेकर गई, हाँ। वहां शामिल कर दी पूरा हिस्सा, वहां उसको हिस्सा मिलेगा। यहाँ तो खत्म हो गया ना उसका। महिला पुरुष का प्रश्न नहीं है। परिवार के प्रत्येक सदस्य की संपत्ति, व्यक्तिगत संपत्ति शून्य होगी, ज्वाइंट होगी। कितने छोटे बच्चे तक? कितना? जन्म लेते ही बालक जन्म लिया और जन्म लेते ही उसका संपत्ति में हिस्सा हो गया। तो इसका मतलब अगर 100 रुपए परिवार की संपत्ति है, हाँ, 9 लोग हैं, हाँ, तो 11 रुपए। हाँ, 11 रुपया कब? जब वो छोड़ के अलग आएगा। होगा। हाँ। जब वो अलग होगा तो 11 रुपये। और एक कोई बच्चा हो गया, 100 रुपया। और अगर एक कोई बच्चा परिवार में हो गया, हाँ, तो 10-10 रुपए हो गया। हाँ, 10-10 रुपया हो गया। वो तब होगा जब कोई छोड़ के हाँ, आएगा। अब जैसे मैं हूं ना, तो मैं जब मरूंगा तो हमारे पूरे परिवार की अपने आप संपत्ति बढ़ गई, अपने आप। पर इसमें एक ये नहीं होगा, जैसे परिवार में 14 लोग हैं, एक सदस्य काम कर रहा है, ज्यादा काम कर रहा है, दूसरा सदस्य काम करने में इंटरेस्टेड ही नहीं है कि मेरी संपत्ति तो अपने आप ही बढ़ रही है, तो उससे विषमता नहीं आएगी क्या? कुछ जरा से भी नहीं आएगी ना, क्योंकि एक आदमी काम कर रहा है और एक आदमी काम नहीं कर रहा है, तो उसको निकाल दीजिए या आप निकल जाइए। जब तक आप साथ साथ हैं तब तक तो पूरे परिवार में आपका हिस्सा देंगे। आप शुरू से जो आदमी समझे कि हम ज्यादा कमाने लायक हैं, अपना अलग परिवार बना ले, लेकिन साथ रहेंगे तो देना पड़ेगा। एक बात बताइए, कितनी अच्छी गारंटी है कि आप खूब कमा रहे हैं, कमाते कमाते एक्सीडेंट हो गया, मर गए, आपके बच्चों का कौन पालन पोषण करेगा? इसलिए बच्चे भी जो पैदा होंगे वो परिवार के होंगे, व्यक्ति के नहीं होंगे। ये कोई नहीं कह सकता है कि ये मेरा लड़का है कि मेरी लड़की है, तुम्हारा क्या है इसमें? सबका बराबर हक है। तो सब बहुत विवाद आजकल है ना कि अब मेरा तो लड़का कोई हुआ ही नहीं। व्यक्तिगत स्वार्थ, एटलीस्ट व्यक्तिगत स्वार्थ जो परिवार में है, हाँ, वो खत्म हो जाएगा। हाँ, यही इसी जाने है से। व्यक्तिगत। अब जैसे है ना, परिवार में एक लड़का नहीं हुआ, रात दिन नींदे नहीं आ रही है, लड़का नहीं हुआ, अब ये झगड़ा खत्म हो जाएगा ना। नहीं हुआ लड़का तो नहीं हुआ था, पूरे परिवार का, तुम्हारा तो होना नहीं था लड़का, कोई लड़का तो होना था तो परिवार का होना था। तो तू काहे को इतना ज्यादा परेशान है कि लड़का नहीं हुआ? वो तो होना तो परिवार का है ना। ये मोटी मोटी बात ये है। इसलिए बच्चे होंगे तो परिवार के होंगे, सारा खर्चा। एक मान लीजिए आपकी लड़की, वो कहे कि पिताजी हमको मोबाइल लेके चलना है, हम कहेंगे कि मोबाइल नहीं देंगे, और उसने कहा कि हमको तो मोबाइल चाहिए, ये तू अपना हिस्सा ले और जाकर तू मोबाइल खरीद, चाहे हवाई जहाज खरीद, तू अपना हिस्सा ले और जा। रहना है तो बिना मोबाइल के रहना है,
नहीं चलेगा मनमाना किसी का भी। तो परिवार का अनुशासन होना चाहिए। यहाँ तो बहका दे रहे हैं सब धूर्त लोग आकर के, एक मोबाइल क्यों नहीं दोगे, अरे तुम्हारा ठेका है, हमारा परिवार का हम है। आज तक ये तय नहीं हो सका कि बालक जन्म लिया तो कितने प्रतिशत परिवार का ही वो है, कितने प्रतिशत समाज का अधिकार है, कितने प्रतिशत राज्य का अधिकार है। ये आज तक कहीं डिफाइन नहीं है। ये कैसे होगा कि राज्य कहता है पूरा मेरा अधिकार है, समाज कहता है कि ये तो पूरा पूरा मेरा अधिकार है, और परिवार समझता है कि ये तो पूरा का पूरा मेरा है। माँ बाप बोलते नहीं है किसी वो बेचारा वो कुछ समझ ही नहीं पा रहा। ये सारे जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, इन कॉम्प्लिकेशंस को दूर करने की जरूरत है। यही है समाज शास्त्र। और इसलिए हम लोग सारा काम छोड़कर समाज शास्त्र पर चर्चा करने के लिए बैठे हैं कि जो कुछ आप समाज में देख रहे हैं, वर्तमान में जो कुछ पढ़ रहे हैं, ये समाज शास्त्र पढ़ा रहे हैं, समाज शास्त्र उसमें है ही नहीं है। कहीं समाज शास्त्र जानेंगे तब ना समाज शास्त्र पढ़ेंगे। कुछ भी किताब कहीं पश्चिम के एक दो विद्वानों की किताब लाकर पढ़ लिए, समाज शास्त्र हो गया। अब समाज शास्त्र पढ़ाना शुरू करेंगे। और कोई प्रश्न हो तो बताइए, नहीं तो फिर समाप्त करेंगे। कितना टाइम हो गया? 11:15। और कोई 2-4 मिनट में कोई बात हो तो और बताइए। सारी समस्या में आतंकवाद कोई समस्या नहीं थी। आतंकवाद कोई समस्या नहीं है। देखिए, आतंकवाद जो है वो इन समस्याओं का परिणाम है, स्वतंत्र रूप से आतंकवाद नहीं है। अगर ये समस्याएं हल हो जाएं अपने, जैसे वर्ग विद्वेष अगर ना हो तो आतंकवाद अपने आप कमजोर हो जाए। बाय प्रोडक्ट है, वर्ग विद्वेष का बाई प्रोडक्ट है। संगठन ही नहीं बना। राज्य जो है, राज्य का काम है आप नक्सलवाद रोकना, आतंकवाद रोकना, ये राज्य का पहला काम है। तो राज्य क्या कर रहा है? तंबाकू रोक रहा है। अरे भाई, ये तेरा काम है क्या तंबाकू रोकना? कोई कहता है हम शराब रोकेंगे, कोई कहता है तंबाकू रोकेंगे। अरे आतंकवाद कौन रोकेगा? आतंकवाद नहीं रोकेंगे। तो आतंकवाद रोकना राज्य का काम है। दायित्व जब राज्य समझ लेगा तो अपने आप ये समाप्त हो जाएगा। इस तरह ये जो मैंने जो 7-8 मुद्दे आपको बताए हैं, अगर ये मुद्दे प्रोडक्ट बंद कर दें, आतंकवाद प्रोडक्शन है, मूल समस्या आतंकवाद नहीं है, प्रोडक्शन है। और इसलिए आतंकवाद का समाधान इस समस्याओं के समाधान में निहित है। और कोई प्रश्न? राज्य जो बनाए करेगा, उसका जो सदस्य रहेगा, उसकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? नहीं, राज्य का सदस्य, राज्य के सदस्य की क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, उसका राइट क्या होना चाहिए? राज्य का जो सदस्य है उसकी राज्य 3 को मिलाकर बनता है। राज्य, न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका, ये तीनों को मिलाकर हम लोग राज्य कहेंगे एक प्रकार से। वर्तमान परिभाषा गड़बड़ है, हम लोग वर्तमान परिभाषा को नहीं मानते हैं, इसलिए तीनों को मिलाकर राज्य बना है। अब प्रश्न ये है कि तीनों की क्वालिफिकेशन क्या क्या होगी। तो कार्यपालिका की क्वालिफिकेशन निहित है संविधान में कि कार्यपालिका की क्या क्वालिफिकेशन होगी। न्यायपालिका की क्या होगी ये भी संविधान में दिया हुआ है कि ये क्वालिफिकेशन, ये तरीका होगा। विधायिका की क्वालिफिकेशन क्या होगी, ये एक विवाद का मुद्दा है। तो विधायिका की क्वालिफिकेशन सिर्फ एक मानी गई है कि समाज का आपके ऊपर विश्वास होना चाहिए, बाकी कोई क्वालिफिकेशन जरूरत नहीं है। अभी जो कहा जाता है कि विधायिका के लोगों को पढ़ा लिखा होना चाहिए, मान लीजिए कि जिसको हम सांसद के लिए चुनाव लड़ रहा है उसको सरकार ने पागल घोषित कर दिया डॉक्टरों ने, और सारे लोग मानते हैं कि ये पागल नहीं है, यही हमारा काम ठीक से करेगा, तो हम उसको क्यों नहीं चुन सकते हैं? एक बात ये बताइए कि हमको कोई बीमारी हो गई, कोई बीमारी,
और उस बीमारी का जो डॉक्टर है वो बलात्कारी है या मर्डर केस में फंसा हुआ है, और हमारी बीमारी को वही ठीक कर सकता है, तो हम उससे इलाज क्यों नहीं कराएंगे? मर्डर केस में फंसा है तो उसको दंड भोगेगा अपना, इसमें क्या दिक्कत है? इसलिए जो ये लोग जो कहते हैं कि प्रतिबंध लगा दो लोगों पर कि अपराधी संसद में नहीं जाना चाहिए, गलत है। ये अन्ना हजारे वगैरह कहते हैं ऐसा, हम लोग भी सोचते हैं नहीं जाना चाहिए। ये निर्णय कौन करेगा? ये हम करेंगे कि ये अपराधी है, उसका जाना भेजना ठीक है कि नहीं ठीक है। ये निर्णय हमारा अंतिम होना चाहिए, कानून इसका निर्णय नहीं कर सकता है। वर्तमान में हम लोग गलती ये कर रहे हैं कि हम सारे अधिकार कानून को सौंप दे रहे हैं। एक तो डॉक्टर कह देगा पागल तो हम पागल हो गए, ऐसे कैसे हो गया पागल? और यही कारण है कि सत्ता का केंद्रीयकरण हो रहा है कि कोई प्रधानमंत्री किसी को पागल घोषित करवा दिया तो वो पागल हो गया, किसी को क्रिमिनल घोषित करवा दिया वो क्रिमिनल हो गया। क्रिमिनल है कि नहीं है ये निर्णय हमारा होगा, हम निर्णय करेंगे कि कौन आदमी वहां जाने लायक है। कोई मान लीजिए विदेशी है और हम समझते हैं कि ये विदेशी आदमी ही ठीक है, तो हमारा ये अधिकार छीना नहीं जा सकता है किसी कानून के द्वारा। ये हम नई थ्योरी आपको दे रहे हैं। आप जो सुन रहे हैं वो बिल्कुल उल्टा सुन रहे हैं एकदम, क्योंकि ये प्रचार हो रहा है दुनिया भर में, लेकिन हमारे विचार से बिल्कुल नहीं। हमारी स्वतंत्रता है कि हमें किसके ऊपर विश्वास है, हम उस विश्वास के आधार पर चुनकर भेज सकते हैं। तो आज भी तो चुन करके हम ही लोग भेजते हैं समाज के अंदर से। हम जिनको एक बात सोचिए अपने दिमाग में कि अगर हमको फांसी का आदेश हो जाए कि आपको फांसी होगी, लेकिन लोकतांत्रिक तरीके से फांसी होगी, और लोकतांत्रिक फांसी क्या होती है कि जो इसको फांसी पर चढ़ना है उसको ये अधिकार है कि जल्लाद तुम चुन लो। तो अब ये 7 जल्लाद में से एक तो जल्लाद हम चुन लिए। अब हमको जब दर्द होने लगा चिल्लाए तो कह रहे गहरे तो तू ही ने चुना था जल्लाद। अरे भाई जल्लाद हम चुन लिए, लेकिन फांसी तो हम पड़ेंगे ही, फांसी पर तो कोई उपाय नहीं हुआ। मुख्य प्रश्न ये है कि किसी संविधान के अंतर्गत बनाए हुए कानूनों के अंतर्गत हमको चुनना है। उस जिसको चुन रहे हैं उसके क्या क्या अधिकार होंगे ये कौन दे रहा है? हम तो उसके अधिकार नहीं दे रहे हैं कि तुम्हारी सीमा क्या है। सीमा तो संविधान दे रहा है, और संविधान गुलाम है। एक बात आप समझ लीजिएगा कि संसद एक जेल खाना है, और उस जेल खाने में हमारा संविधान भगवान रूपी संविधान माने भगवान माना गया है, तो भगवान रूपी संविधान उस जेल खाने में कैद है। ये बताइए कि संचालक और संचालक ये संविधान कैसे बदल देगा? संविधान में संशोधन कैसे कर देगा? मैनेजर कैसे नियम कानून कैसे बदल देगा? नियम कानून तो मालिक बदलेगा ना, मालिक माने समाज। तो जो मैनेजर है वही संविधान में संशोधन कर देगा। तो अपनी सुविधा के अनुसार एक लाइन आपको और बता दे कि तानाशाही और लोकतंत्र में क्या फर्क होता है। तो तानाशाही में शासन के अंतर्गत संविधान होता है, तंत्र नियंत्रित संविधान। तानाशाही मतलब तंत्र नियंत्रित संविधान, और लोकतंत्र मतलब संविधान नियंत्रित तंत्र। ये लोकतंत्र होता है। तो भारत में संसदीय लोकतंत्र कहा जाता है संसदीय तानाशाही, क्योंकि संविधान संशोधन के अंतिम अधिकार तंत्र के पास है, लोक के पास नहीं है अंतिम अधिकार संविधान संशोधन के। ये लोकतंत्र की परिभाषा जो है ये भारत में बनी हुई है लोक नियुक्त तंत्र। वैसे सारी दुनिया में लोक नियुक्त तंत्र परिभाषा है, लोक नियंत्रित तंत्र नहीं है। इसलिए परिभाषा बदलनी चाहिए इसको। इसीलिए मैं आपको सबसे पहले ये कहा था कि हम लोगों को बीमारी के मूल तक सोचना पड़ेगा। इसलिए हम कह रहे हैं कि लोकतंत्र की एकदम डिफिनिशन ही गलत है लोकतंत्र की।
इसी को लोकतंत्र कह दिया जा रहा है। यहां से हम लोगों को शुरुआत करनी पड़ेगी। तो ठीक है, 1 मिनट। हाँ। उत्तम सिंह असवाल जी का प्रश्न है कि परिवार की संपत्ति का जो विचार है वो बहुत अच्छा है, लेकिन क्या वह व्यवहारिक जीवन में उस पर काम किया जा सकता है, वो लागू किया जा सकता है? देखिए, आप अपने परिवार में असवाल जी लागू कर सकते हैं कि नहीं, ये मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन पूरे भारत में कम से कम एक परिवार ऐसा है, हमारा परिवार, जिसमें यह संपत्ति का सिद्धांत 60 वर्षों से लागू है, लिखा पढ़ी में लागू है। तो अगर एक परिवार में 60 वर्षों से चल सकता है, कोई आज तक झगड़े नहीं हुआ कभी भी किसी भी प्रकार का। जब तुमको अब जब परिवार से जाना है जाओ, अपना हिस्सा लो, जाओ, रहना है रहो। तो पूरा अनुशासन है, पूरी स्वतंत्रता है सबको। इसलिए मैं असवाल जी से निवेदन करूंगा कि यह सिद्धांत हमारे परिवार में बराबर चल रहा है, पूरा ठीक तरीके से सफलतापूर्वक चल रहा है और 60 वर्षों से चल रहा है। और इसके अलावा और रोज झगड़ा परिवारों का आता है, मेरे सामने आता है पंचायत निपटाने के लिए। अगर ये सिद्धांत लागू हो जाए तो 75% झगड़े परिवारों में खत्म हो जाएंगे संपत्ति के। भाई झगड़ा क्या होता है? जर जोरू जमीन, संपत्ति तो सबसे बड़ा कारण है विवाद का, इसको खत्म कर दीजिएगा। ठीक है, तो अब आज की चर्चा को हम लोग यहीं समाप्त करेंगे। फिर अगले सप्ताह रविवार को हम लोग चर्चा करेंगे कि बेरोजगारी क्या है, भारत में बेरोजगारी बढ़ रही है कि घट रही है, दुनिया में बढ़ रही है कि घट रही है, बेरोजगारी की परिभाषा क्या होती है, कितना आप जानते हैं, वास्तविक परिभाषा क्या होती है। गूगल खोल के देखिएगा कि बेरोजगारी की कौन कौन सी परिभाषा, तब तो प्रश्न करने में सुविधा होगी कि गूगल पहले से खोल के तैयार रहेगा बेरोजगारी क्या परिभाषा होती है। मैं क्या बेरोजगारी पर बोलूंगा वो मैं कल फेसबुक में लिख दूंगा, फिर 6 दिन तक उस पर डिस्कशन चलेगा पूरे फेसबुक पर, और तब 7वें दिन रविवार को 11 बजे हम लोग लाइव होते हैं पूरे 7 दिन चर्चा करने के बाद। तो मैं जो बोलूंगा वो पहले मैं लिख दूंगा। इस तरह से हम लोग अगले रविवार को बेरोजगारी विषय पर हम लोग आपस में बैठ करके चर्चा करेंगे। तब तक आप लोगों को नमस्कार और आज का कार्यक्रम समाप्त। अब ऑफ द रिकॉर्ड आप कोई प्रश्न कर सकते हैं।